बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब हम लेकर के आए हैं आपके सामने प्री बोर्ड परीक्षा का वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो आपको इस बार यूपी बोर्ड के पेपर में मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा सेशन रहा पहली वीडियो का, जिसमें हम लोगों ने बहुविकल्पीय यूरोपीय संघ पढ़ा और पृथ्वी सम्मेलन, रजागार और योजना आयोग के बारे में जाना। अब हमारी दूसरी वीडियो जो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों की तरफ जाती है, तो जैसा कि हमने बहुविकल्पीय किया, ठीक है, और अति लघु उत्तरीय किया, अब हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय करेंगे। तो लघु उत्तरीय में सबसे पहला 21 नंबर का क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी और इसके उद्देश्यों का वर्णन करना है। तो कुछ बच्चे हमारे यहाँ पहले से ही जानते हैं कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका के बांग्लादेश की जो कि राजधानी है ढाका, वहाँ पर हुई थी। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो दक्षिण एशिया के देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास बढ़ाना, गरीबी और बेरोजगारी और अशिक्षा जैसी समस्याओं का समाधान करना, सामाजिक और सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको याद कर लेना है कि 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। तो कहाँ हुई थी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो इसको आप लोग नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व की साझी विरासत स्रोत से क्या अभिप्राय है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से देखें तो साझी का मतलब होता है साझा। गाँव में बहुत ज़्यादा फेमस होता है, भैया सब कुछ के हो लेकिन साझा ना के हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। साझी विरासत जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो। तो इसका मतलब है स्रोत, ऐसा स्रोत, प्राकृतिक स्रोत जो कि किसी एक देश के कार्य में नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के साझा में होते हैं। तो संपूर्ण मानवता के, जैसे सिंपल सी बात करेंगे, गांव में अगर कोई तालाब भी है तो वो साझी विरासत ही कहा जाएगा। तो अब अगर इंटरनेशनल पे बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर अंतरिक्ष, खुले समुद्र, आर्कटिक जो कि बहुत बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, और समुद्र की गहराई यानी उसका जल भी, ठीक है। तो इन संसाधनों का उपयोग सभी देशों के हित में किया जाना चाहिए। तो इसी को कहा जाता है साझी विरासत, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको समझा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं और यूरोपीय संघ के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो यूरोपीय संघ के लक्ष्य क्या हैं, यानी कि लक्ष्य और उद्देश्य लगभग दोनों एक ही होते हैं कि जिसमें हमको लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो, और उद्देश्य वह होता है जिसमें उसके उद्देश्य के बारे में बताया गया हो कि इसका क्या उद्देश्य है। तो आइए सबसे पहला इसका उद्देश्य क्या है कि सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण स्थापित करना। दूसरा है साझा बाजार और साझा मुद्रा यूरो को बढ़ावा देना। तो यूरोपीय संघ की अगर मुद्रा कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप लोग याद रखेंगे यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। आप इसको नहीं बोलेंगे, एक तो आपको ये याद ही रखना होगा। साथ ही साथ आप लोग और याद रखेंगे कि राजनीतिक सहयोग और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा या फिर मजबूत करना, ये भी नहीं भूलेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा चलाई गई थी? तो आप खुले द्वार की नीति, चीन, ये भी इसके साथ याद रखेंगे कि चीन ने खुले द्वार की नीति को चलाया था। क्या चलाया था? खुले द्वार की नीति, ओपन डोर। ये नहीं बोलेंगे, इसी के साथ में ये भी याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। बाद में बीच में बात आई तो उसको बताना पड़ा। तो आइए इसकी विशेषताओं के बारे में है। विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के समान अवसर देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में न्यायपूर्ण प्रणाली लागू करना और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नियंत्रण करना, तकनीकी और पूंजी का न्याय संगत वितरण, अमीर और गरीब देश के बीच आर्थिक समानता को कम करना, ठीक है। सबसे बड़ी ये बात। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक चरण में भारत के सामने आने वाली किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो दो प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। सबसे पहली है राष्ट्र की एकता और अखंडता की चुनौती और दूसरा है आर्थिक विकास और गरीबी की चुनौती।
तो राष्ट्रीय एकता की अगर हम बात करें तो यहाँ है स्वतंत्रता के समय भारत में सैकड़ों देश की रियासतें थी और इन रियासतों को भारत में विलय पर राष्ट्रीय एकता बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। साथ ही विभाजन के कारण सांप्रदायिक तनाव भी उत्पन्न हुआ। तो आप पहले भी रजागार जैसे हैदराबाद और जूनागढ़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि इन सबको सैन्य बल पर ही मिलाया गया, क्योंकि यह सब भारत के साथ आना नहीं चाहते थे। और अगर आर्थिक विकास और इसकी बात करेंगे तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि उपनिवेशवाद शासन के कारण भारत की व्यवस्था कमजोर थी। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, दृढ़ता, पिछड़ापन जैसे समस्याओं से निपटने के लिए नियोजित आर्थिक विकास आवश्यक था। तो इस बात को भी आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है? तो इसको भी याद रखेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो थे वो हमारे 5 नंबर के आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 50 शब्द से ज़्यादा का हमें लिखना होता है। अगला था कि भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय के प्रमुख कारणों का परीक्षण कीजिए। तो फिर आ गया वही दल यानी राजनीतिक पार्टी जो नई उदय हुई भारत में, उनके बारे में बताया गया। तो आप लोग इसमें नहीं भूलेंगे कि सबसे पहले तो किस आधार पर हुआ, तो क्षेत्रीय समानताएं, विभिन्न राज्यों में आर्थिक और सामाजिक विकास का असमान हो जाना, भाषाई सांस्कृतिक विशेषता। तो आप ही जानते हैं भारत हमारा विविधताओं से भरा हुआ है, लगभग हर राज्य की भाषा भी अलग अलग है। तो यहाँ पर जो है इसका भी बहुत बड़ा कारण बना। और केंद्रीय सत्ता से असंतोष, यानी केंद्रीय जो सत्ता थी उससे लोगों को असंतोष व्याप्त हुआ, यानी उससे लोग संतुष्ट नहीं थे, इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों का ज़्यादा जो है उदय हुआ। और कांग्रेस के प्रभुत्व का पतन, और साथ ही साथ क्या हुआ कि कांग्रेस के प्रभुत्व का भी पतन हो रहा था, यानी कांग्रेस समाप्त हो रही थी। तो लोकतांत्रिक चेतना का विस्तार, और लोगों के अंदर समय के साथ साथ लोकतांत्रिक चेतना का भी विस्तार हो गया था। तो ये रहा हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। आइए अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। सैन्य गठबंधन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, यानी सैन्य गठबंधन क्या होता है। तो सैन्य गठबंधन ऐसे देशों का समूह होता है जो आपसी सुरक्षा और रक्षा के लिए समझौता करते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, बाहरी आक्रमण या खतरे में संयुक्त रूप से रक्षा करना, सैन्य शक्ति के माध्यम से शक्ति संतुलन बनाए रखना, युद्ध की स्थिति में आपसी सहयोग और सहायता प्रदान करना, अपने राजनीतिक और सामरिक हितों की रक्षा करना, विरोधी गुटों पर राजनीतिक दबाव बनाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल लेवल पर भी यही चल रहा है इस समय। आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन पूरी तरह से आपके बोर्ड 2026 के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है? तो आप लोग इसको दोहरा लीजिएगा, वीडियो को रोक करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर है एक सफल लोकतंत्र के लिए द्विदलीय व्यवस्था की आवश्यकता का कोई एक उदाहरण देकर के आपको समझाना होगा। बहुत अच्छा दिया है कि द्विदलीय व्यवस्था में 2 प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं, जिनमें से एक सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष होता है। तो यह व्यवस्था लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। सत्ता और विपक्ष के बीच स्पष्ट प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कॉम्पिटिशन रहता है कि वो इसी बात पे जब सदन चलता है तो यही बात होती है कि पक्ष और विपक्ष की बात रखी जाती है। तो इसकी कुछ आवश्यकता कैसे पड़ी, विपक्ष सरकार की निरंतर आलोचना और निगरानी करना, विपक्ष जो है ये भी जरूरी होता है सरकार के द्वारा, और सरकार को उत्तरदायी और जवाबदेह बनाए रखती है, यानी किसके प्रति जवाबदेह होगा, नहीं तो तानाशाह हो जाएगा। तो नीतियों में स्थिरता और स्पष्टता रहती है, यानी नीतियाँ जो होती हैं वो स्पष्ट और अच्छी बनती हैं, जिससे जनता को सीधा लाभ मिलता है और जनता को विकल्प चुनने में आसानी होती है। और इसका अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है ब्रिटेन और अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था लोकतंत्र को स्थिर और प्रभावी बनाया है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था, देख लीजिए आप लोग। मुझे ये भी 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके साथ साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, भारत में स्वायत्तता और अलगाववाद के संबंध में क्षेत्रीय आंदोलन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो भारत में बहुजातीय और बहुभाषी देश में क्षेत्रीय आंदोलनों का विशेष महत्व रहा है। ये आप भी जानते हैं कि भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ है। तो स्वायत्तता के संदर्भ में भूमिका, तो स्वायत्तता होता क्या है, स्वायत्तता होती है अपने क्षेत्रीय स्तर पर अपनी बात को रखना, यानी राज्यों को अधिक अधिकार देने की मांग की गई, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की भी मांग की गई। इसी तरीके से एक नए राज्य का गठन होता है, जैसे कि तेलंगाना, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना। उसके बाद अलगाववाद के संदर्भ में भूमिका, तो अलगाववाद के संदर्भ में भूमिका की बात करेंगे तो कुछ आंदोलनों ने अलग राष्ट्र की मांग की, इससे राष्ट्रीय एकता को चुनौती मिली और सरकार को संवाद व संवैधानिक उपाय अपनाने पड़े। तो स्वायत्तता अलगाववाद की बात यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आइए अब चलते हैं हम सीधे 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ,
ठीक है। तो 8 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो ये विस्तृत उत्तरीय होते हैं, आपको इन्हें 250 शब्दों में लिखना होता है। मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें इसमें बता रखी हैं। पूरा वीडियो आप लोग देखते जाइए, अंत तक देखते जाइए, आपको पूरा सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आपातकाल के संवैधानिक एवं राजनीतिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो आपातकाल का जो समय था, ठीक है, आप सभी जानते हैं सन 1975 की बात यहाँ पर की जा रही है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब उनके समय पे ये लगाया गया था। और उस समय सबसे पहला जो परिणाम आया वो आया संवैधानिक परिणाम। ये मेन हेडिंग आप याद रखिएगा एग्जाम के लिए, यही आपके काम आने वाली है। और दूसरा था राजनीतिक परिणाम। तो संवैधानिक परिणाम में क्या क्या अंतर आया, तो हम उसकी बात करेंगे। तो संवैधानिक परिणाम में सबसे पहला जो था कि मौलिक अधिकारों का निलंबन किया गया, यानी मौलिक अधिकार जो है समाप्त कर दिए जाते हैं जब भी आपातकालीन। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा समस्या हुई। केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि हो जो कर दी गई, और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तीनों को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, कि प्रेस यानी अपनी कोई बात कोई लिख भी नहीं सकता था, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर देखेंगे राजनीतिक परिणाम, तो लोकतांत्रिक मूल्यों की हुई क्षति पहुंची, यानी कि लोकतांत्रिक जो मूल्य थे उनको क्या हुआ, क्षति पहुंची, और जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, यानी इसी समय पर राजनीति में ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। और इसके साथ हम इसमें तो हमारी 2 मेन हेडिंग हो गई, लेकिन इसके बारे में कुछ परिवर्तन जो हुए उसके बारे में बात करेंगे। तो निष्कर्ष क्या आया कि आपातकाल ने लोकतंत्र को कमजोरी और मजबूती दोनों को उजागर किया। 1977 के चुनावों के बाद यह पता चला। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब 31 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये पूरा बेटा 8 नंबर का होता है, सॉरी, और वो वाला जो है आपका 6 नंबर का था, ये 8 नंबर का होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इनकी भी हेडिंग मैंने अच्छे से रखी है। इनको ज़्यादातर 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, इसमें से एक 4 नंबर का होता है, दूसरा भी 4 नंबर का होता है। तो सेक्शन किस तरीके से, एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 बातें पूछी जाती है, मैंने अलग-अलग अंक करके लिख रखा है, तो आप लोग उसको देख लीजिए कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध मिला-जुला रहा। इस कथन के आधार पर संघर्ष व सहयोग के बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। तो इसमें 2 देखिए 4 करके आपके पेपर में दिया गया था। अब आप इसको देखेंगे, सबसे पहले हम भारत के अपने पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। तो आप देखिए भारत ने अपने पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार आदि के साथ संबंध न तो पूर्णतः मैत्रीपूर्ण है और न ही संघर्षपूर्ण। इन संबंधों में संघर्ष और सहयोग दोनों तत्व देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली जो बात यहाँ पर की गई है, सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर लिख दी है कि भारत और पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष के बिंदु क्या हैं। तो एक तो है सीमा विवाद। सीमा विवाद के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद चलता रहता है, ठीक है। युद्ध और सैन्य टकराव, भारत पाक युद्ध कब-कब हुआ? तो भारत पाक युद्ध आप सभी का कब-कब हुआ? तो 1947, 1965, 1971, 1999 का वह कारगिल युद्ध भी यादगार है, जिसमें मनोज पांडे जैसे व्यक्ति, महान व्यक्ति शहीद हो गए, और भारत चीन युद्ध 1962 में भी हुआ। अब आतंकवाद और घुसपैठ की भी बात अगर कर ली जाए यहाँ पर, तो वो भी रहती है। तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत और संबंधों में तनाव का बड़ा कारण है, यानी जानबूझकर किया जाता है। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप, और आंतरिक मामलों में कुछ देश हस्तक्षेप भी करते हैं। श्रीलंका के तमिल मुद्दे, नेपाल की राजनीति, बांग्लादेश से अवैध प्रवासन जैसे मुद्दों पर भी मतभेद है। तो यहाँ पर आपकी 4 अंकों का हो जाता है। दूसरा सेक्शन है इसका जो 4 नंबर का था कि इसके सहयोग के बिंदु क्या है, तो आर्थिक और व्यापारिक सहयोग। जी हाँ, सबसे पहले बच्चों देख लीजिए, यहाँ पर आपके जो है व्यापारिक और आर्थिक संबंध कैसे हैं। तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ व्यापार, बिजली और संसाधन सहयोग, क्षेत्रीय संगठन कौन-कौन से हैं, तो याद कर लीजिएगा यहीं पे आप लोग। पहला है सार्क और अगला है BIMSTE की। ये तो आपके लिए नहीं है, लेकिन सार्क आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो असली पढ़ाई यही है कि जिसको ये समझ में आ जाए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना। अगला है दक्षिण एशियाई देशों के साथ, यानी दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन ही तो सार्क कहलाता है। तो उन देशों के साथ क्षेत्रीय विकास और सहयोग को बढ़ावा देना। तो आपको मैंने यहाँ पर ये भी करा दिया, और साथ ही साथ आपका एक और ये रहेगा कि राहत और आपदा और मानवीय सहायता, इस पर भी
जो है लगातार संबंध आपस में भारत के साथ बने हुए हैं। जैसे कि नेपाल में जब भूकंप आया तब भारत ने जो है सहयोग किया, श्रीलंका में सुनामी आई तब सहयोग किया, बांग्लादेश में बाढ़ आई तब भारत ने सहायता की। और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध भी हैं, साझी संस्कृति भी है, भाषा, धर्म, ऐतिहासिक विरासत ने अपने संबंधों को भी मजबूत किया। तो निष्कर्ष भी लिखना है, जैसे मैंने लिखा है एकदम ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। एग्जामिनर देखकर ही आपको पूरे नंबर देगा। आप ठीक है, स्पष्ट है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध, संघर्ष और सहयोग का मिश्रण रहे। भारत ने सदैव शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, संवाद और सहयोग की नीति अपनाई, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर वह सख्त भी रहा। बहुत अच्छा यहाँ पे मैंने यह उत्तर लिखा है, आप लोग भी ऐसे ही लिखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही लिखने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमेशा याद रखेंगे कि 31 और 32 में आपको करना एक क्वेश्चन होगा, लेकिन अथवा करके एक-एक क्वेश्चन दिया ज़रूर रहेगा, ठीक है? तो अथवा करके दिया रहेगा, तो ये अथवा यानी वैकल्पिक प्रश्न भी दिया रहेगा। तो हम लोग वैकल्पिक प्रश्न को भी ले रहे हैं और उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो हमारा जो वैकल्पिक क्वेश्चन है, वह शीत युद्ध काल में अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति भारतीय विदेश के मुख्य आधार क्या थे? तो संक्षेप में मैंने इसको आप लोगों को बता दिया है। संक्षेप में है, पहला तो एक ये रहा कि गुटनिरपेक्षता, पंचशील सिद्धांत, राष्ट्रीय हित की प्राथमिकता, विश्व शांति और निःशस्त्रीकरण और दोनों महाशक्तियों से समान दूरी। अगला हमारा क्वेश्चन होगा 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन ये देखेंगे हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? क्षेत्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपरिहार्य हो गए। अब इसमें एक कथन दिया गया है, तो इस कथन के आधार पर आसियान की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये भी 8 नंबर का है। तो आप लोग जब भी ऐसा कोई आता है तो इसमें आपका मत मांगा जा रहा होता है, तो आप अपने हिसाब से भी इसमें लिख सकते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा गया है, आप लोग भी ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, ठीक है? तो क्या है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय संगठन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है? इसको यहाँ पे नहीं भूलेंगे आप लोग। और वैश्वीकरण, आर्थिक सहयोग, सुरक्षा, व्यापार और राजनीतिक स्थिरता के लिए देशों ने क्षेत्रीय संगठनों का सहारा लिया। इसमें क्षेत्रीय संगठन कौन था? आसियान इसका प्रमुख उदाहरण है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, फिर आगे चलेंगे हम लोग। आसियान का संक्षिप्त परिचय, फिर से वही बात। तो आप लोग जानते हैं 1967 में आसियान की स्थापना हुई। सदस्य देश उस समय पे यहाँ पे कौन-कौन से थे? इनको ज़रूर याद करना है आप लोगों को, ठीक है? तो सदस्य देश इसमें क्या कौन-कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस आदि। उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग, शांति और विकास। यानी आपको एक क्वेश्चन और सीखने को यहाँ पर मिल रहा है कि आसियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग, शांति और आर्थिक विकास। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अगले इसकी तरफ, हेडिंग की तरफ। तो अगली हेडिंग जो हमारी यहाँ पर होने वाली है, वह है राष्ट्रीय राजनीति में आसियान की भूमिका, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, आसियान के दक्षिण पूर्व एशिया में युद्ध और संघर्ष को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आर्थिक सहयोग और विकास। आसियान फ्री ट्रेड एरिया यानी आफ्टा का जो अगर पूरा नाम लिखने को आ जाए तो फ्री ट्रेड एरिया के माध्यम से व्यापार समझौता किया। इसका मतलब क्या है? फ्री ट्रेड का यहाँ पर मतलब है मुक्त व्यापार समझौता। क्या है बेटा? मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है? तो ये आप लोग याद रखेंगे। और राजनीतिक संवाद का मंच भी आसियान ने दिया। साथ ही साथ सदस्य देशों के बीच समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान संभव हुआ। महाशक्तियों का प्रभाव, अब इस समय पे महाशक्तियों का भी क्या प्रभाव था और उसको संतुलित करना? तो अमेरिका, चीन, रूस जैसी शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना, सामूहिक सुरक्षा का सहयोग, आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और साइबर खतरों का सहयोग, वैश्विक मंच पर सामूहिक आवाज बनकर के उभरे और संयुक्त राष्ट्र और आसियान मंच पर एकजुट होकर अपनी बात को रखते हैं। तो निष्कर्ष जरूर आपको लिखना है ऐसे बड़े क्वेश्चन में। तो यह है, स्पष्ट है कि आसियान जैसे क्षेत्रीय आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिहार हो गया और इन्होंने न केवल क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया बल्कि वैश्विक शांति और विकास को भी योगदान दिया है। तो अगला जो इसका हमारा अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ था, तो वो क्वेश्चन था, आपातकाल लगाए जाने के उत्तरदायी प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो प्रमुख कारण कौन-कौन से थे? आइए उनके बारे में जानते हैं, ठीक है? तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है और साथ ही साथ नागरिक जीवन पर इनके क्या प्रभाव पड़े उनका भी आकलन करना है। तो ये 4-4 नंबर के सेक्शन में डिवाइड किया गया, जो कि पूरा 8 नंबर का होगा। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सबसे पहला जो हमारा था कि आपातकाल लगाए जाने वाले प्रमुख कारण, तो ये 4 नंबर के आए। 4 नंबर का हमको यहाँ पर लिखना है। तो इसके प्रमुख कारण क्या थे? तो इसके प्रमुख कारण हो जाएँगे सरकार के विरुद्ध व्यापक आंदोलन, आंतरिक अशांति, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति। इसके साथ कुछ न्यायिक कारण भी थे। तो न्यायिक कारणों की बात करेंगे तो न्यायिक निर्णय क्या थे?
सबसे पहला न्यायिक निर्णय हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री के चुनाव को अवैध ठहराया जाना, यानी नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे गलत ठहरा दिया और इसी के साथ आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा। महंगाई, बेरोजगारी और हड़तालें खूब तेजी से बढ़ी। ठीक है, और इसके साथ ही अगले जो 4 नंबर की बात थी कि नागरिक जीवन पर आपातकाल के क्या प्रभाव पड़े, तो देख लीजिए कि सबसे पहले तो मौलिक अधिकारों का क्या हुआ, निलंबन हो गया। इसी के साथ ही साथ हम देखेंगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। प्रेस पर सेंसरशिप, यानी प्रेस को रोक दिया गया, वो सरकार के बारे में कुछ नहीं लिख सकता था। समाचार पत्रों पर भी नियंत्रण लगा दिया गया। राजनीतिक विरोध का दमन कर दिया गया। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई और लोकतांत्रिक मूल्यों को आघात भी पहुंचाया गया तथा लोकतंत्र की आत्मा को भी क्षति पहुंची। तो यहाँ पे निष्कर्ष देखते हैं क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष निकल के ये आता है कि आपातकाल ने देश की आंतरिक शांति बनाए रखने का दावा किया, लेकिन परंतु यह नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरा आघात पहुंचा रहा था, यानी गहरा आघात भी पहुंचाया। इसी के साथ आपका यह पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन 2026 के लिए अगर हम बात करें आप लोगों की इस बार यूपी बोर्ड में आने की, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उठ रहा है वो आपका उठ रहा है कि जो क्षेत्रीय संगठन हैं उनको आपको पढ़ना होगा। इसी के साथ साथ आपको राजनीति के बारे में अच्छी जानकारी ले लेनी है, जैसे कि आपके जो भी पार्ट हैं कांग्रेस का संप्रभुत्व और ये सब, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। और सभी जितने भी संगठन हैं उनका उद्देश्य, उनके उद्देश्य का कारण, देख रहे हैं बार बार वही चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं। और कुछ मेन पॉइंट आपको भी याद कर लेने हैं, जैसे कि ये भारत पाक युद्ध कब कब हुए, तो भारत पाक युद्ध 1947, 1965, 1970, 1999 में कारगिल युद्ध भी याद रखेंगे तथा भारत और चीन का युद्ध 1965 भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो आपका यह पूरा जो है समाप्त होता है। इसके बाद अगला विषय जो हमारा होने वाला है वह भूगोल होने वाला है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लगा। कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं, वो बात सही, लेकिन आपके लिए कितना यह लाभकारी सिद्ध हुआ है कि भी बात करिए। तो आपका यह ज्ञानवीर परिवार आपके साथ बोर्ड परीक्षा तक रहने वाला है। हम लोग भूगोल का अगली बार जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो देख रहे हैं काफ़ी मदद मिली हम लोगों को, पूरा पेपर हम लोगों ने यह सॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके, धन्यवाद, राधे राधे।